जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो पीटी का पेपर है उस पीटी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पेपर है वो पेपर 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। देखिए फ्रेंड्स, पहले एक पेरा दिया हुआ, इस पेरा में से 3-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और देखिएगा पेरा को पढ़ के उन क्वेश्चनों के आंसर देने थे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, लास्ट वीक कैरोलाइन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ एटलीना आइसलैंड। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे पेरा को आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हमें उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था उनको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। देखिएगा पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बाज कैरोलाइंस ब्रदर ब्रदर इन आउटडोर टाइप। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें कहा गया क्या कैरोलाइन का जो भाई था वो डोर के बाहर आया था। तो इसमें नो, जब आप पेरा को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि नो, नहीं आया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि भाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड, यानी स्क्वाड को क्यों इकट्ठा किया गया था, यानी कलेक्ट किया गया था। तो जब आप पेरा को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि फॉर बेटिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो इस पेरा को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि बेट करने के लिए इसे इकट्ठा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया चूज द करेक्ट अंटोनाइम डिसअपॉइंट, यानी डिसअपॉइंट का हमसे अंटोनिम्स पूछा गया था। तो डिसअपॉइंट का अंटोनिम्स तो जो सही होगा वो होगा सेटिस्फाई। ऑप्शन नंबर ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया था, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपेलिंग डिक्शनरीज। तो जो लोग डिक्शनरी को राइट करते हैं यानी लिखते हैं, एडिट करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं यानी बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लग्जरिकोग्राफी कहा जाता है। लग्जरिकोग्राफी यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग में भी जो चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया तो ब्लड रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन को किस तरह हल करना है मैं आपको बताता हूँ। नीलेश ने कहा है, किससे कहा है नीलेश ने, कोई महिला है, कोई वुमन है, उससे कहा है। क्या कहा है कि वह मेरी पत्नी के दादा, नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा, यानी पत्नी के दादा, पत्नी के कोई पिता होंगे और पिता के भी दादा को कहते हैं दादा, यानी पिता के जो पिता हैं उन्हें दादा कहते हैं। तो नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, पत्नी के दादा की इकलौती संतान तो इसके पिता ही होंगे, इकलौती संतान की इकलौती बेटी, यानी इनकी ही बेटी के बारे में कहा गया है। और फिर कहा है महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार, नीलेश की पत्नी है, महिला नीलेश की पत्नी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए यानी पत्नी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 और इसमें असंगत को पहचानना, यानी असंगत को पहचानना इसमें। तो असंगत इनमें से कौन है, 8 भी, 27 भी, 64 भी किसी ना किसी संख्या के क्यों है, 125 भी 5 का क्यूब है, 216 भी क्यूब है, 343 भी क्यूब है। लेकिन जो इसमें 100 है वो 100 किसी भी संख्या का घन नहीं है, अतः इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो 100 होने वाला है, अतः 100 इन सब में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। देखिए उन्होंने 1 जनवरी 2006 को रविवार बोला है और फिर कहा 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 तक कितने ईयर हो जाते हैं, 4 ईयर हो जाते हैं, यानी 4 ईयर हो जाते हैं। और इन्हीं 4 ईयर में 2008 जो है वो एक लीप ईयर भी हो जाता है। लीप ईयर होने का मतलब ये, जब लीप ईयर होता है तो उसमें जो हमारे जो विषम दिन होते हैं वो 1 की बजाय 2 हो जाते हैं। तो यहाँ 4 में 1 और जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारे विषम दिन कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो जब हम रविवार में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, तो हमारा दिन आ जाएगा शुक्रवार। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो शुक्रवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, यानी सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द पूछा गया है किसका, पार्सल का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इनकम्प्लीट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गेदर को कोड क्या होगा, यानी नॉर्मल को उन्होंने RPNLBM के रूप में लिख दिया है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। इसमें नॉर्मल को NORML, नॉर्मल को उन्होंने कैसे लिखा है, RPNLVN। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पहला और तीसरा अक्षर है उसे आपस में पलट दिया है। पहला तीसरा अक्षर आपस में पलटा, देखिए आर को इधर लाए, एन को इधर लाए और जो बीच वाला अक्षर उसमें एक प्लस किया यानी 1 ऐड किया है। इसी तरह एल को इधर लाए, एम को इधर लाए और ए में 1 जोड़ा है,
एक ही जगह बी हो गया है। तो इसी तरह हमें इसमें भी करना है। तो देखिए गेदर को हम लोग कैसे कोडित करेंगे, गेदर को लिखते हैं, गेदर को लिखने के बाद हम लोग टी को 1 नंबर पे लाएंगे टी, और जी को 3 नंबर पे लाएंगे, ए में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बी। तो पहले क्या बनेगा टी बी जी। इसी तरह इसे आर को लाएंगे और फिर एच को इधर लाएंगे, देन उसके बाद में ई में एक जोड़ेंगे एफ। तो हमारा क्या बनने वाला है टी बी जी, फिर आर एफ एच। तो कौन से ऑप्शन में है हमारा टी बी जी आर एफ एच, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कथन दिए गए और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए, निष्कर्षों को पढ़ें फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए फ्रेंड्स, कथन निष्कर्ष का सवाल है। इसमें क्या कथन दिए गए हैं, कथन नंबर एक में दिया गया है कि सभी किताबें पेपर हैं, सभी किताबें पेपर हैं। तो कैसे बनाएंगे इसे, सभी किताबें पेपर हैं, सभी बुक को हम लोग क्या कर देते हैं, पेपर कर देते हैं। सभी बुक जो हैं वो हमारे क्या हैं, पेपर हैं, सभी बुक पेपर हो गए। देन उसके बाद में दूसरा जो कथन दिया गया है वो उसमें दिया गया है कुछ पेपर जर्नल हैं, तो कुछ पेपर का जो हिस्सा है वो हमारा जर्नल में आ जाएगा। फिर कहा है कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, तो कुछ जर्नल का जो हिस्सा है वो हमारा कैलेंडर में आ जाएगा, कैलेंडर। अब निष्कर्ष दिए गए हैं, देखिए निष्कर्ष पढ़िएगा। कुछ जर्नल किताबें, जर्नल वाला ये रहा और किताबों का ये रहा। जर्नल और किताबों में दूर दूर तक संपर्क नहीं आता, ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 2 वाला है कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ कैलेंडर वाला ये है और पेपर वाला ये क्या कोई कनेक्शन है, नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है कुछ किताबें जर्नल हैं, बुक वाला हिस्सा जर्नल में टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कैलेंडर का ये रहा इतनी दूर और किताबों का ये रहा, क्या कोई संपर्क है, नहीं, अतः ये चारों ही निष्कर्ष गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो किस राज्य में किया था, तो गुजरात राज्य में किया था। ये करंट का क्वेश्चन है, देखिएगा करंट किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी गुजरात होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो किसने किया था, चाइना यानी चीन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया था, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने, इजराइल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था, तो मुंबई से अहमदाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आकाशा एयरलाइन का जो उड़ान भरी गई थी वो कहाँ से, मुंबई से अहमदाबाद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, फिर उसके बाद में देश दिया गया यानी खालिस्तान दिया गया है नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, तो इसका जो राइट आंसर था वो स्काई लाइट था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो किस मंत्री की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए अमित शाह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो ऑप्शन नंबर डी गोवा राज्य हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं था उसे पूछा गया था, तो यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बाकी म्यांमार, मालदीव, चाइना ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले करी केंद्र की शुरुआत की, तो आईआईटी मद्रास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो भाषा के आधार पर पहला बना हुआ राज्य कौन है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा की अगर बात करेगा तो लोकसभा में जो पद धारण करने की न्यूनतम आयु है वो है 25 यानी 25 वर्ष। और अगर राज्यसभा की बात करेगा, राज्यसभा की, तो हमारा आंसर होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा, 25 वर्ष लोकसभा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स की बात करेगा तो इन दोनों की आयु जो होगी वो होगी 35 वर्ष। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ये आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ पे है? असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई थी तो हंगरियन फॉरेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो हंगरियन फॉरेंट, जिन भी भाइयों ने ऑप्शन को टिक किया था वो सारे भाई सही करके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा गया था तो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो पावर्स ऑफ द माइंड जो पुस्तक है वो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो फुल फॉर्म पूछी गई थी तो इसका जो सही फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अब एक हिंदी का पेरा दिया हुआ है और इस हिंदी के पेरा को पढ़कर हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो पहले इसे पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके आंसरों को मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, आप लोग इसे पढ़िएगा। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहां समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल एवं जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ उस समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यही है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। समाज में फैली अनेकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभाव को साहित्य बड़े ही मर्म स्पर्शी रूप में हमारे समक्ष लाता है। हिंदी साहित्य को आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रचित प्राय सभी रचनाओं द्वारा तत्कालीन समाज की परिस्थिति, विचार व कार्य व्यवहार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता तो कब यह साहित्यकार समाज की विसंगतियों और विवंडनाओं पर प्रहार नहीं करता और उसे अपेक्षित दिशा बोध देने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह व कर्तव्य बोध को दिशा देना आदि प्राचीन काल से लेकर आज तक के साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही है कि समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से साहित्य का रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं होती। आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे बस इतना ही पेरा था और अब इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर इस क्वेश्चन का जो था वो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है साहित्य केवल समाज का दर्पण? तो क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विवंडनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? गद्यांश का जो उचित शीर्षक है उसे पूछा गया था। तो साहित्य और समाज के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है। तो साहित्य और समाज इस गद्यांश का उचित शीर्षक था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो कैसे परिपूर्ण करता है?
साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य हमें किस तरह पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो किस तरह देता है पुरानी पीढ़ियों की जानकारी? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक पेरा दिया गया, इस पेरा को पढ़कर फिर से उत्तर देने हैं। तो देखिए पढ़ते हैं फिर से पेरा को, जल्दी से पढ़ेंगे। सत्य ही आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं, जिसमें हार नाम की कोई चीज ही नहीं। वह तो मर कर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारे काम करते हुए यह रटना लगाए रहें और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ, हमें सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी अस्सी की धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रख कर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है, जरा चूके कि नीचे गिरे। पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता, अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पले पड़ी है। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ है कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसीलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। ये था फ्रेंड्स पूरा पेरा। अब इसके क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सत्य की आराधना कर सकते हैं, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, हरि के मार्ग पर चलें। तो ये सभी काम हम कर सकते हैं, था ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रयुक्त हुआ है? यानी चिर स्थायी का विलोम पूछा गया था। तो चिर स्थायी का जो विलोम होता है वो होता है क्षण भंगुर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करते रहें, इनमें से कोई नहीं, या श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें। तो श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैथ, और मैथ में जो डीआई यानी ग्राफ तालिका है उससे पूछा गया था। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि किस तरीके का जो ग्राफ था वो ग्राफ पूछा गया था और किस तरीके की तालिकाएं और ग्राफ पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए इसमें दिया गया है, एक तरफ ईयर दिए गए हैं, एक तरफ वेतन दिया गया है, और एक तरफ ईंधन और परिवहन दिया गया है, और एक तरफ बोनस दिया गया है, एक तरफ ऋणों पर ब्याज दिया गया, एक तरफ टैक्स दिया गया है। और इनके सारे डाटा दिए गए हैं। इन डाटाओं के आधार पर ही हमें जो है वो नीचे क्वेश्चनों के उत्तर देने थे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सीट होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग इन्हें ऐसे ही सॉल्व किए बिना ही ऑप्शन को टिक करते हैं। अगर आप लोगों को ये ग्राफ सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें जो 41 नंबर सवाल है, इसमें पूछा गया कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत था? तो जब इनके डाटाओं को आप रखेंगे एक दूसरे को, तो आएगा कि लगभग 1%, सॉरी लगभग 6%, 0.6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो आप लोग सोल्व करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बता दें। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो आया था 68.33% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया था। इसमें पूछा क्या गया था कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय और 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप लोग इसके जो ग्राफ में डाटा दिया गया है, जब आप इस डाटा को काउंट करके लिखेंगे और फिर उसका प्रतिशत निकालेंगे तो आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके जो 43 नंबर सवाल है, इसमें भी जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो आंसर आएगा
26.66 लाख, यानी 26.66 लाख आंसर आएगा। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप लोग सोल्व करेंगे 44 नंबर को, तो इसमें जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था इनका रेशियो। जब आप लोग डाटा को रखकर इसका रेशियो निकालेंगे तो 109 और 151 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एवरेज पूछा गया था शायद, वर्ष 2015 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय, यानी टोटल व्यय पूछा गया था 2015 के दौरान। तो 2015 के दौरान कुल व्यय जब आप 450 और 152 और 2.96 और इन सबको आपस में काउंट करेंगे, जब ऐड करेंगे तो लगभग जो आपका आंसर है वो 738.44 आ जाएगा। तो आप लोग डाटा को ऐड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो पैरा है वो भी एक इसी तरीके का दिया गया था। तो नेक्स्ट पैरा के लिए भी काफ़ी सारे कैलकुलेशन की ज़रूरत है, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का पैरा आया था। तो पैरा जो था ये टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड था, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड पैरा था। तो आप लोगों को टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड पैरा को करके जाना है, ठीक है। तो इस पैरा में भी इसी तरीके के जो ऑप्शन थे वो उत्तर थे। तो इसका जो आंसर था वो 61 आया था, और इसका जो आंसर था वो 925 शायद आया था। तो आप लोग इसे सॉल्व करके देखिएगा, वरना सॉल्व करने के लिए एक रफ शीट होनी चाहिए। और इसी तरीके से ये नीचे एक पैरा है, इससे भी आप लोग देखिएगा। ये जो पैरा था ये काफ़ी टफ पैरा था, शायद इसमें बच्चों ने समझ नहीं पाया था। तो इसमें एक जो पतली वाली लाइन है वो कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है, और एक जो लाइन है वो कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। और 2000 में जो इन्होंने संख्या दे दी थी वो 5000 दे दी थी। तो आप लोग जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनके क्वेश्चनों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे आपको। तो 51 नंबर जो सवाल था इसका आंसर था 5000 आया था, इसका आंसर 5000 आया था। जब आप लोग डाटा को रखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए 2000 में मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। 2000 में जो सन 2000 था उसमें 5000 आया था, यानी 5000 थी संख्या, 5000 थी। तो 2002 में देखेंगे, 2002 में 400 जो हो रहे हैं वो और 500 कम हो रहे हैं, सॉरी 400, सॉरी जो इसमें 400 हैं वो हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, और 500 इसमें आ रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेटिव थोड़ा हो जाएगा, इसीलिए रफ शीट है नहीं हमारे पास, वरना हम लोग सॉल्व करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2015 और 2016 का औसत उत्पादन, सॉरी पहले 52 देख लेते हैं। 52 में क्या पूछा गया था कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 2002 से 2003 में, तो लगभग 1% की वृद्धि हुई थी। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1% इसका आंसर आएगा। और 53 नंबर सवाल में कितना आंसर आया था, 53 नंबर में आया था 96.17। जब आप सॉल्व करेंगे तो 96.15 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो इसका 9/13 आएगा, 9 बी आएगा। और ऐसे इसी तरह इसमें जो है वो 2002 आ जाएगा, तो 2002 आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, ये ग्राफ आ गया हमारा। ग्राफ, इस ग्राफ को देख लीजिए, ऐसे ग्राफ को आप देख के जाइएगा। इसमें क्या दिया गया, दंड आरेख का अध्ययन करें और उस आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे इनका डेटा भी दिया गया। एक तरफ 20, 40, 60, 80, 100, और इस तरफ इन्हें बताया गया कि कौन सा कितने तक जा रहा है। तो इस आधार पर जो क्वेश्चनों के आंसर थे वो हम लोगों को देने थे। तो इसमें पूछा गया था कि 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के औसत युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो ऑप्शन नंबर सी, 2012 और 2017 का जो औसत उत्पादन था वो 2015 और 2016 के औसत उत्पादन के बराबर था। जब आप लोग इसके डाटा को रखेंगे और उसका एवरेज निकाल कर देखेंगे तो यही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो 137.5% की वृद्धि हुई थी। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो 137.5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो आप लोग जब ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 2016 और 2017 इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी यहीं पर हुई थी। तो 2016 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। इसमें क्या दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। यानी इन सारे वर्षों में जो औसत उत्पादन है इन सारे वर्षों का वो एवरेज निकालना है, और फिर एवरेज निकालने के बाद देखना है कि कितने वर्षों के अंदर जो हमारा एवरेज है इससे अधिक उत्पादन हुआ है। तो ऐसे 4 वर्ष थे जिनके अंदर औसत एवरेज से भी ज़्यादा उत्पादन हुआ था। तो आप लोग जब एवरेज निकाल कर देखेंगे तो 4 ही ऐसे वर्ष मिलेंगे जिनमें औसत एवरेज से ज़्यादा उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है 60 नंबर, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी आई थी। तो 2013 से 14 के बीच में जो औसत गिरावट थी वो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ 2013 है, 2013 में 75 है, और यहाँ 2014 है, 2014 में कितना है, 2014 में 60 है। जब आप इनका इनका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 20% आ जाएगा। तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आप लोग निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा, मैंने हिंट दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, और ये जीएस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो राजगीर के अंदर, यानी राजगृह के अंदर किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रथम बौद्ध संगीति से
क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो भी बौद्ध संगीतियाँ हुई उनको याद करें। और जो भी जैन संगीतियाँ, अगर बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है अब की बार जैन संगीति से भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपके लिए बौद्ध और जैन संगीति इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। तो किसे देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछे जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63 नंबर सवाल है। संगमरमर पर पित्रादुरा शैली या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम फिर डैश दिया गया के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो किसके समय पर? शाहजहां के समय पर बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो शाहजहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। फिर 64 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग ताम्र पाषाण युग में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन से संबंधित थी विनोबा भावे, यानी विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी कमला देवी जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय यानी स्थापना के समय मुगल सम्राट का शासन हुआ करता था, यानी मुगलों का शासन था। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। क्वेश्चन नंबर 68 है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बंबई से सिंध प्रांत का जो निर्माण हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो राष्ट्रवाद की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया तो इस बार रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन सारी क्रांतियों को पढ़कर जाना है, क्योंकि ये सारी क्रांतियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण जो है वो उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ तापमान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से कितने घंटे आगे है? तो कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? पानी की उपलब्धता इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट देश दिया है किसके बीच स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति पूछी गई थी तो नेपाल और तिब्बत इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी, यानी एनडीसी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां देश क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो अधिकांश जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक उर्वरकों और कीटकनाशी होना चाहिए था। नेक्स्ट है सिंचाई और फिर उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। तो ऑप्शन नंबर बी ए सभी था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? तो बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो कौन किया गया था? वैधानिक निकाय किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारत की जो संघ कार्यकारिणी है उसके अंदर हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों शामिल होते हैं, लेकिन राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं यानी सीएम शामिल नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक की बारे में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी सिडबी नहीं है। बाकी HSBC
और ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, ये सारे जो बैंक हैं ये हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? मानवाधिकार मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गृह मंत्रालय के अधीन है मानवाधिकार आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसको अधिकार है? संसद को, यानी पार्लियामेंट को अधिकार है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो न्यायालय है या उच्च न्यायालय उसे स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर बी 124, आर्टिकल 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, देश दिया गया है फिर के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, यानी किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जो है वो हमारे मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो निमोनिया मानव के किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा नहीं है जूट, फ्लेक्स, कॉटन, ये सारे वनस्पति रेशा है, लेकिन नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तारे का तापमान इसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90 मैथ से संबंधित है और मैथ से पूछा गया था और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या था? 5.21 गुणे 6.32 यानी 5.21 और गुणा की गई थी किससे? 6.32 से, और फिर इसमें से 2.9272 ये घटाना था। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस इसकी गुणा करनी थी और फिर उसमें से 2.9272 को घटाना था। तो जब आप ऐसा करते तो आपके सामने जो आंसर था वो 30 आने वाला था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया गया है? 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, और फिर इसके बटे में दिया गया है 0.001 का स्क्वायर। देन उसके बाद में दिया गया है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ऊपर और नीचे उसका 1 यानी 1/10 दिया गया है। इसके लिए आप इसे बेसिक से सोल्व कर सकते हैं। इसका वर्क करके थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक होती है, A/1 में A/10 का स्क्वायर, ये ट्रिक होती है। और जब आप इसे लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 100 होने वाला था, 100। ये इसकी एक ट्रिक है, बाकी इसे आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? देखिए 40% जो व्यक्ति हैं वो समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों समाचार में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सवाल को बनाने के 2-3 तरीके हैं। आप चाहो तो ऐसे सवाल को 2-3 तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। देखिए क्या हुआ, इसमें बोला गया है कि जो X है वो 40% पढ़ता है, यानी 40% पढ़ता है तो कितना नहीं पढ़ता है, यानी 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो समाचार पत्र X पढ़ते हैं। 40% अगर X पढ़ते हैं तो कितने नहीं पढ़ते हैं? 60% X वाले जो हैं वो 60% नहीं पढ़ते होंगे। देन उसके बाद में Y के बारे में क्या बोला गया? Y के बारे में बोला गया कि 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, यानी अगर 50% पढ़ते हैं तो 50% नहीं पढ़ते होंगे। भाई 100 में से जब हमने 40 को घटाया, यानी टोटल 100% होते हैं, उसमें से जब हमने 40 को घटाया तो हमारा 60 आया, और जब हमने 100 में से 50 को घटाया तो हमारा कितना आया? 50 आया। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी 10% जो है वो दोनों, यानी X प्लस Y दोनों कितने परसेंट पढ़ते हैं? तो 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो नहीं कितने पढ़ते हैं? तो 90% नहीं पढ़ते होंगे, दोनों नहीं पढ़ते होंगे 90%। अब देखिए इसे जब आप जोड़ेंगे 6 5 11 यानी 110 बनेगा, और 110 में से जब 90 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20%, यानी 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, यानी ना X ना Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया था और बिल्कुल सिंपल सवाल था कि 5 परिणामों का जो औसत है वो 46 है। तो 5 परिणामों का एवरेज 46 दिया गया है, तो 5 × 46 यानी 5 × 46, ये क्या हो गया? ये हमारा योग हो गया। और फिर कहा पहले 4 का जो है वो 45, तो पहले 4 का दे दिया, कितना दे दिया है? 45। तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 ×
45 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके घटा दो, बस हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, 5 चक्का 30 का 0, 5 चक्कू 20 और 2 20 और 3 23 यानी 230 हो जाएगा। और 4 पंचे 20 का 0, 4 चक्कू 16 और 2 18 तो 180। अब जब इन दोनों को घटाओगे तो क्या पूछा है, पांचवा परिणाम, और हमारा पांचवा परिणाम आ जाएगा। तो 0 13 में से 8 गया 5 यानी 50। जो हमारा पांचवा परिणाम था वो था 50। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 क्या है अंडर रूट 29.8116 प्लस अंडर रूट 77.44 ये पूछा गया था किसके बराबर है। तो ये जो है 29.8116 ये किसका है, ये 5.46 यानी 546 का जो वर्ग होता है वो होता है 2,98,116 और इसके बीच में पॉइंट लगा तो 5.46 जो है वो 29.8116 का वर्ग है। देन इसके बाद में प्लस है तो प्लस लगा और 77.44 ये किसका वर्ग है, ये 88 का वर्ग होता है। अगर पॉइंट लगाए तो बीच में पॉइंट लग जाएगा यानी 8.8 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14.26 यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ग्लूकोज लिखा है। ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 और हिंदी से पूछा गया किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, यानी कौन से जो ऑप्शन है उसमें जो है रॉन्ग दिया गया है यानी सही नहीं है। देखिए शब्द युग्म में एक तरफ अर्थ और भेद है। अनिल अनल यानी अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है अवलंब और अविलंब, अवलंब और अविलंब ये रॉन्ग है क्योंकि इसके अर्थ जो है वो समान नहीं दिए गए यानी अर्थ और भेद दोनों अलग अलग दिए गए। नेक्स्ट है अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आशा, निरादर उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, ये भी राइट है। अंश और अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो सभी शब्द किसमें परस्पर पर्यायवाची हैं, पार्वती रुद्राणी भवानी बिल्कुल राइट है। बाकी ये सारे जो हैं ये रॉन्ग दिए गए हैं। देखिए दानव निषाद अंबक ये भिन्न है, मनोरथ स्पृहा नीले ये भी भिन्न है, रीति रिक्ति ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, नूतन पुरातन जोड़ मेल कर्कश खुरखुरा निषिद्ध तुच्छ, किसमें सही है नूतन पुरातन, नूतन यानी नया पुरातन यानी पुराना, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो क्या है गुणात्मक वृद्धि होना, उपद्रव मचाना, असंभव बातों की कल्पना करना, असंभव बातों की कल्पना करना ही होता है ख्याली पुलाव पकाना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि महर्षि के अंदर कौन सी संधि है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखिए फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पेपर जो हमने पूरा डिस्कस किया, सिवाय मैथ के जो पेरा वाले क्वेश्चन थे उनको छोड़ा नहीं, उनके ऑप्शनों को हम लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया, उनके आंसरों को ठीक कर लिया क्योंकि यहाँ पे रफ शीट नहीं थी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको ग्राफ सॉल्व करने हैं, उनका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं किसी रफ शीट पे ये ग्राफ वाले क्वेश्चनों का जो वीडियो वो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ या किसी और प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो